भारत में कोरोना की तीसरी लहर में रोजाना लगभग 2.25 लाख केसेस आ रहे हैं। पीक जो तीसरी लहर का होगा कब आएगा, आ चुका है या फिर नहीं, केसेस ऊपर कहां तक जाएंगे, अगर नीचे आए तो फिर क्या रहेगा, इसके बारे में कोई भी साफ अभी कुछ बता नहीं पा रहा है। WHO ने पिछले दिनों यह कहा कि कोरोना की सुनामी आ जाएगी और अगर कोरोना की सुनामी थर्ड वेव में आएगी तो जितने भी दुनिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यह तबाह हो जाएगा। लेकिन भारत में अगर एक एक दिन में 2,70,000, 2,72,000, 2,80,000, 2,82,000 केस आ रहे हैं और ओमिक्रॉन के केस 9,000 के ऊपर चले गए हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले दिन में भारत पर कितना बड़ा खतरा है, तब जबकि भारत में 156 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज लग चुके हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रिहान मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश त्रिहान, अपना बेशकीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि 24 घंटे में 2,80,000 केस, 2,82,000 केस, संकेत क्या है? थर्ड वेव का पीक आ गया है, आने वाला है? अगर आने वाला है तो कब आएगा? 24 घंटे में तब केसेस कितने होंगे? ऐसा है कि एक तो लहर, तो जो थर्ड वेव है वो शुरू तो हो गई है। उसके दो पहलू हैं। एक तो देखेंगे कि लोगों ने क्या किया है पीक पे। ये समझ आ गई कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं, और लगता है कि ज्यादातर ओमिक्रॉन के केसेस ही हैं, क्योंकि जो 9,000 का आंकड़ा आता है वो उसलिए आता है कि जिनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करी जा सकती है। पर ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो हर एक की नहीं हो सकती। पर अगर जो हम उसके लक्षण देख रहे हैं पॉपुलेशन में, जिसमें लोगों को कोई 3-4 दिन के लिए परेशानी हो रही है, कुछ बुखार आता है, गला में खराश या खांसी या सिर दर्द या बॉडी एक, ये आ रहा है आजकल, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो या तो टेस्ट करा ही नहीं रहे, या वो अपने होम टेस्ट जो आया है उसको घर पे करके अगर जो पॉजिटिव आता है तो खुद ही आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये पब्लिक का भी एक इसमें योगदान है, जिसमें नहीं पता लग सकता कि कितने केस एक्चुअली है। हमें अनुमान लगाया जाता है कि एटलीस्ट दुगने या तिगने तो होंगे, पर कोई बात नहीं। ये हम देख रहे हैं कि इसके 3 पहलू हैं। एक, कितने टेस्ट हुए और कितनी पॉजिटिविटी आई। ठीक है। दूसरा, कितने लोग डॉक्टरों के पास गए और उनमें से कितनों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। और तीसरा, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी उनमें से इंटेंसिव केयर यूनिट में कितने हैं जिनको बहुत ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत। ठीक है। तो अगर जो आप ये देखेंगे, मेदांता एक बहुत लीडिंग हॉस्पिटल है इस ये कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए भी, कि ये देखा गया है कि आज के दिन 6% पेशेंट तो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में। हाँ। 6% और आईसीयू में है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, पर बुखार हाई है, कुछ लंग के प्रॉब्लम हो रही है। बाकी लोग जो हैं वो एडमिटेड हैं, जो कोई 80+% है, उनको माइल्ड ही सिम्टम्स हैं, पर फिर भी बुखार और सिर दर्द और इतना है कि उनको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। डॉक्टर त्रिहान, मुझे एक चीज ये समझाइएगा, आपकी बातों के जरिए जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं और जो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं वो ये कि क्या डेल्टा के मुकाबले क्या वाकई में ओमिक्रॉन कम खतरनाक है? अगर कम खतरनाक है तो क्या डरना नहीं चाहिए? और डरना अगर नहीं चाहिए तो क्या आराम से मार्केट में निकल सकते हैं? क्या भीड़ के बीच जा सकते हैं? कई लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? और ओमिक्रॉन के बाद कई ऐसे लोगों का कहना है कि एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है कि अभी आने वाले दिनों में जब फिर से वायरस म्यूटेट होगा और फिर से अगर वायरस रेप्लिकेट होने लगेगा तो फिर ये अपनी रूपरेखा बदलेगा, ये और खतरनाक हो सकता है। ओमिक्रॉन के बाद जो अगला वेरिएंट होगा ये ज्यादा देश के लिए खतरनाक साबित होगा। क्या ये बात सही है? ये बात सही है कि हमें इस बात से कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि राहत मिल गई है, ये वायरस वीक हो गया है, ये कम खतरनाक है। देखो, इसकी पूरी रूपरेखा अभी पता ही नहीं किसी को। ये जो कोविड चल रहा है, किसी को अंदाजा था कि ओमिक्रॉन पैदा होगा और सारी दुनिया को परेशान कर देगा? नहीं था। अब हमारी तादाद जो है, अब ये बात समझ लें कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी भी है उनको भी कई थोड़े बहुत कम लोगों को है, पर होता है, तो किसी को भी सेफ्टी नहीं है ओमिक्रॉन से। इसीलिए आज के दिन बिल्कुल सतर्क रहना है कि ये मत सोचे कि अच्छा ये माइल्ड है तो इसलिए लग जाए तो कोई बात नहीं होगी। काफी लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है, यही मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बात छेड़ दी है ना कि कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोरोना हो गया है, चांसेस ये भी हैं कि फिर से ये संक्रमित हो जाए, यानी गारंटी नहीं है कि एक बार कोरोना हुआ दूसरी बार आप बच जाएंगे। क्योंकि जब सेकेंड वेव के दौरान मैं खुद भी पीड़ित रहा, सीधे मुझे ये पता चला कि श्वसन तंत्र पर सीधे तौर पर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अटैक करता है। अगर मुझे लंग फाइब्रोसिस हो गई, जो कहते हैं कि कभी भी रिवर्स नहीं होता, और फिर से अगर कोरोना हो जाए तो ये मेरे फेफड़े को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये मेरे श्वसन तंत्र को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इससे बचने के लिए मैं क्या करूं, और अगर कोरोना हो जाता है मुझे अस्पताल ना जाना पड़े, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो, ये आपको समझना है कि ये चेतावनी आप जो दे रहे हो, आप ही कह रहे हो कि किसी को नहीं पता कि उनको किस तरीके से इन्फेक्शन होगा और कितना सीवियरिटी होगा। तो ये सोच के कि यार मेरे को माइल्ड ही होगा, मेरे को लापरवाही करनी है, ये सबसे बड़ी गलती होगी। इसीलिए अगर जो आपको होता है, जैसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे फ्लू के सिम्टम्स हैं, तो अपनी टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। ठीक है। और अगर जो आपके घर में किसी को निकला है या आपके क्लोज कांटेक्ट में किसी को निकला है, तो आप अपनी टेस्टिंग कराएं। हर एक शख्स को अपनी टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। यही गवर्नमेंट ने भी इंडिकेशन दिया था कि ये आपको सिम्टम्स भी नहीं है और आप कराएं। अगर जो सिम्टम्स नहीं है और आपका क्लोज कांटेक्ट हुआ, तब तो आप कराएं टेस्ट, अदरवाइज नहीं कराएं। डॉक्टर त्रेहान, दो चीजें हैं। हाँ, अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, तो सीधी बात यह है कि अभी टाइम नहीं आया है बाजार या बहुत क्राउडेड जगह में जाने का। आप हर वक्त मास्क पहन के रखें जब घर से निकलते हैं। हाँ। और अपने आप को डिस्टेंस जितना रख सकते हो रखो, क्योंकि अगर जो आप सावधानी नहीं यूज करोगे तो ये और फैलेगा, और जिसको लगेगा उसको ये भी चांस है कि 10-12% चांस है कि वो सीरियस होगा। तो इसीलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि ये मत सोचें कि हम ये माइल्ड है इसलिए ठीक हो जाएंगे, नहीं। डॉक्टर त्रेहान, दो चीजें हैं। देश ये पूछना चाह रहा है, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास आपके लिए कई सवाल आ रहे हैं। लोग ये पूछना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन के खिलाफ आखिरकार वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि अभी कई डॉक्टर्स का मानना है, एक्सपर्ट का मानना यह है कि नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है या फिर नहीं, इस पर स्टडीज अभी भी जारी है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि कोरोना के खिलाफ, हालांकि एक उस दवाई का जिक्र अक्सर लोग करते रहते हैं ना कि मोलनुपिराविर, ये दवाई कितनी कारगर है, और आने वाले दिनों में क्या इस तरीके की और भी दवाइयां कोरोना के खिलाफ आ सकती हैं? क्योंकि एक तरफ वैक्सीन की बात है, लेकिन वैक्सीन के अलावा अगर मुझे मेडिकेशन मिल जाता है तो मेरे लिए पूरी शील्डिंग हो जाएगी। ये मेडिकेशन मुझे कब तक मिलेगा? तो ये तीनों चीजों का जवाब मैं अलग अलग देता हूं कि वैक्सीन के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट आज भी चल रही है। हजारों लेबोरेटरीज ये काम कर रही हैं कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी या कौन सा डेवलप किया जाए। दूसरा, जो मोलनुपिराविर है, वो आप खुद मत लीजिए कभी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, क्योंकि हर एक को जरूरत नहीं है। जिसके अंदर लक्षण निकलेंगे कि ये सीरियस इन्फ्लेमेशन कर रहा है आपकी बॉडी में, या वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है बहुत तेजी से, उनके लिए ये अप्रोप्रिएट है। इसलिए सबको नहीं लेना चाहिए। तो ये सोचने की बात है कि ये और जो बाकी दवाइयां आएंगी वो भी बड़ी स्पेसिफिक होंगी। ये आपको पता है कि कई महीने और साल लग जाते हैं हर चीज को डेवलप करने में। पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, 150 करोड़ के करीब है। अगर जो उससे कुछ कम ही होंगे, पर ये है कि अगर जो इतने लोगों को हो जाए कि ये वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है उनकी बॉडीज में, तो म्यूटेशन और भी हो सकती है, जैसी अफ्रीका में हुई या डेल्टा की पहले हुई। वो इंडिया में हुई थी, कहीं नहीं हुई थी। पर जो भी है, ये खतरनाक मामला है। जब तक हमें पूरा ओमिक्रॉन या और उसके जो वेरिएंट्स है खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमें सांस लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, लैम्डा, कप्पा, ओमिक्रॉन, डेल्मिक्रॉन, फ्लोरोना, न जाने कितने इस तरह के वेरिएंट अभी तक जो मैं पढ़ करके जान सका हूं। अब तो देश ही नहीं दुनिया के जाने माने डॉक्टर हैं। मुझे एक चीज ये समझाइएगा
कि अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, अगर कोरोना हुआ है तो भी, अगर नहीं हुआ है तो भी, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? वो चीजें जो मुझे एक्सरसाइज के जरिए मिलती हैं, अच्छे बेहतर खाने के जरिए मिलती हैं, ये हम किस तरीके से करें, हमें ये भी समझाइएगा। और आज से लगभग 2 साल पहले मैं ये सुना करता था कि अगर भारत में 70% लोगों को कोरोना हो गया, अगर 60% वैक्सीनेटेड हो गए तो एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, और हर्ड इम्यूनिटी अगली 3 या 4 लोगों की आबादी को फिर ये शील्डिंग देती रहेगी। ये शील्डिंग भारत में कब मिलेगी? क्या हर्ड इम्यूनिटी के आसपास भारत है या फिर नहीं? देखो, ये कॉन्सेप्ट भी ओमिक्रॉन ने चैलेंज कर दिया। हम सोच रहे थे कि इतनी वैक्सीनेशन हो गई है और डेल्टा से आ रहा है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, पर ये ओमिक्रॉन के आते ही ये पता लग गया कि ये शील्ड नहीं है हमारे पास। ठीक है। ये ओमिक्रॉन हर एक शील्ड को पेनिट्रेट कर रहा है। हाँ। अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैंने पहले बोल दिया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, चाहे आप घर पे हैं चाहे कहीं भी हैं, और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ योगा करें कि आपका स्ट्रेस लेवल नीचे हो, क्योंकि बहुत लोगों को मेंटल प्रेशर पड़ेगा घर के अंदर बंद होने में। और लोगों की जॉब्स जा रही हैं या बिजनेस बंद है, तो ये सब चीजों के कोप करने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन या योगा। ठीक है। तीसरा, न्यूट्रिशन जो है, देखो सबसे बड़ी इम्यूनिटी जो आती है बॉडी में वो मसल के साथ आती है। तो आपको मसल बिल्डिंग करनी है और योगा से मसल बिल्डिंग होती है। और अगर जो आप न्यूट्रिशन पूरी लें और अपने फैटी फूड से दूर रहें, प्रोटीन से की तरफ ज्यादा जाएं, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। 2 लोगों के बारे में एक बात हमेशा पूछी गई है कि क्या देश के बच्चे सुरक्षित हैं या फिर नहीं, देश के बुजुर्ग सुरक्षित हैं या नहीं। हालांकि मुझे पता है कि आपके पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा मुझे 2-3 मिनट और दे दें। डॉक्टर त्रेहान, बच्चे सुरक्षित कब होंगे, पूरा देश ये जानना चाहता था। 15 से 18 साल तक की उम्र का वैक्सीनेशन शुरू हो गया, मार्च में 12 साल के बाद का भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। क्या देश के बच्चे महफूज हैं या फिर नहीं? और जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, वहां से लेकर के 10-11 साल तक के बच्चे जो अभी वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे, इनके फेफड़े कितने मजबूत हैं? क्योंकि डॉक्टरी भाषा में ये कहते हैं ना कि एक चीज होती है एस रिसेप्टर। एस रिसेप्टर ही कोरोना का जो वायरस होता है इसे कैच कर लेती है, अपने में एब्जॉर्ब करने लगता है, और इसी की वजह से कोरोना का अटैक होता है। तो बच्चे कितने सुरक्षित हैं 12 साल तक के? देखा गया है कि आज के दिन ओमिक्रॉन से कुछ बच्चों की तादाद में ज्यादा इन्फेक्शन हो रही है और हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रही है। पहली वेव में ये कम, आज के दिन में ये जो बच्चे हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो डबल है। और दूसरा, जो हमारे यहाँ एडमिटेड है उनमें से 80% लोग वो हैं जो 60 साल की उम्र से ज्यादा हैं और उनको कोमॉर्बिडिटी है। तो ये चेतावनी होनी चाहिए पब्लिक को कि देखो, अगर जो एक यंग आदमी है जो बाहर जाके लापरवाही करेगा और उनको इन्फेक्शन हो गया और वो घर जाएगा तो अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को इन्फेक्शन देगा, तो वो बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा उनके ऊपर। क्योंकि जो लोगों की मृत्यु होगी वो वही है जो एल्डरली है और उनको कोमॉर्बिडिटीज है। तो अगर जो किसी की लापरवाही से अपनी फैमिली को तकलीफ होती है तो वो अपने आप को माफ नहीं कर सकेगा कभी भी। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे आप युवा हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, हम सबको सतर्क रहना है आने वाले 4-6 हफ्ते के लिए, जब तक ये हो जाए कि ये इसका तो क्या है और आगे आने वाले क्या प्रॉब्लम आएंगे। 2 और चीजें हैं डॉक्टर त्रेहान, चूंकि आपने कॉमॉर्बिडिटीज ग्रुप यानी गंभीर बीमारी वालों का जो ग्रुप है इसके बारे में बात की है, मैं ये जानना चाहता हूं कि डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट या भविष्य में आने वाले वेरिएंट, किन ग्रुप वालों को ज्यादा खतरा है? क्या दिल की बीमारी वालों को, क्या जो रीनल पेशेंट हैं यानी जिनका डायलिसिस हो रहा है उनको, या जो लीवर पेशेंट हैं उनको, या जिनकी सर्जरी हुई है उनके लिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए आगे आने वाले दिन कितने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं? थोड़ा हमें ये भी बताएं। तो ये जरूरी है कि जिन लोगों को आपने जो बीमारियां बोली हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है और कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, वो सबसे ज्यादा खतरे में। उनका इम्यून सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज होता है, तो अगर जो वायरस अटैक करेगा तो उनकी बॉडी में इतनी वो ताकत नहीं होगी उससे लड़ने के लिए। इसीलिए उन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना है और बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। अगर जो आपके बच्चे बाहर जाते भी हैं तो उनके पास मत जाएं, मास्क पहन के जाएं, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन आपको हो सकता है।
तो इसीलिए ये हमारा फर्ज है कि अपने बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करना और बच्चों को प्रोटेक्ट करना, और उसके लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्या ये बात बिल्कुल क्लियर जी, अपनी बात पूरी कर लें, आप अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है, देखो अभी ये वायरस गया नहीं है, अभी हमें अपना गार्ड नहीं बंद करना है, हमें अपनी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो जरूर करना है, क्योंकि अगर जो हम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिन में हम खुद भी पछताएंगे, हमारी कंट्री को भी नुकसान होगा बहुत। तो इसीलिए मेरे कई हर जानने तरफ वाले से- ऐसे हैं, ठीक आप ये कह रहे हैं कि लापरवाह होना ठीक नहीं है, वरना आगे आने वाले दिनों में पछताना पड़ेगा। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि भाई नजला जुकाम है, खांसी बुखार है, अगर हम फ्लू की भी दवा ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। ये जो सेल्फ मेडिकेशन करने वाले लोग हैं ना, जो ये कहते हैं कि पैरासीटामोल ले लो ठीक हो जाएंगे, या कहते हैं कोई भी एंटीबायोटिक ले लेंगे ठीक हो जाएंगे, 3 दिन का कोर्स कर लेंगे ठीक हो जाएंगे, इन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर किसी के फेफड़े पर अटैक हुआ, उसे लंग फाइब्रोसिस की शिकायत हुई, चूंकि लंग फाइब्रोसिस रिवर्स नहीं होता, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, ये लापरवाही कहते हैं इसको ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा हूं कि मेरे को कुछ नहीं होगा। कितने लोग बेचारे तकलीफ में आ गए पिछली वेव में, अब भी आ रहे हैं, जिन्होंने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया, जिन्होंने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया, और उनमें से कई ऊपर चले गए, चाहे यंग थे। आपको ये नहीं पता कि लास्ट वेव में कितने यंग लोगों की मृत्यु हुई। अब हम नहीं चाहते कि फिर से रिपीट हो। अब आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे, और कुछ अगर जो ऐसी गलत या बेवकूफी करेंगे तो फिर उसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा किसी ने। ठीक है डॉक्टर त्रेहान, ओके, हाँ अपनी बात पूरी कर लें, आप अपनी बात पूरी कर लें, शायद आप कुछ कहना। नमस्कार कर रहा था क्योंकि मुझे जाना है, मेरी मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से, आपने अपना बेशकीमती समय दिया है। डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें यह बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान भी क्या सावधानी रखनी है, लापरवाह बिल्कुल भी नहीं रहना है। और एक चीज आप याद रखें कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, अगर एक बार आप इन्फेक्टेड रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोबारा संक्रमण आपको नहीं होगा।